बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी करके इस कमी को दूर करना होगा। लोकपाल कानून बनाया जाना चाहिए। हमारे देश का कोई भी नागरिक कभी भी भूखा ना सोए। हमारे सामने बढ़ती हुई महंगाई की चुनौती है। लाल किले के प्राचीर से मनमोहन सिंह ने 2004 में दिया पहला भाषण। रोजगार पैदा हो। लाल किले के मंच से मनमोहन सिंह लगातार दे चुके हैं 9 भाषण। हर साल नया वादा, हर साल नया दावा। मनमोहन सिंह के लाल किले के प्राचीर से दिए सभी 9 भाषणों की एबीपी न्यूज ने की है पड़ताल। महंगाई कम करने का क्या हुआ मनमोहन सिंह का वादा? सूचना के अधिकार का क्या है सच? कहां है भूमि अधिग्रहण कानून? क्या गरीबों को मिला भोजन का अधिकार? शिक्षा के अधिकार की हकीकत क्या है? हर रोज 20 किलोमीटर हाईवे बनने का हुआ क्या? कहां गया भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाला लोकपाल कानून? देश के 5 बड़े पत्रकार ने तैयार किया है मनमोहन सिंह का रिपोर्ट कार्ड। क्या प्रधानमंत्री पास हुए या फेल? एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। प्रधानमंत्री कल 10वीं बार लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करने जा रहे हैं। पीएम फिर दावे करेंगे और वादे करेंगे। हमने पीएम के लाल किले के प्राचीर से दिए 9 भाषणों की पड़ताल की है। मनमोहन सिंह ने पूरे देश को रोशनी में नहलाने का वादा किया था। क्या बिजली का उनका वादा पूरा हुआ? आइए सबसे पहले ये देखते हैं। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God, मई 2004 डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की सत्ता संभाली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले की प्राचीर से दिए अपने पहले भाषण में उम्मीदें जगाई, सपने दिखाए। उन्होंने कहा कि हम ऐसा भारत चाहते हैं जो तरक्की कर रहा हो, जहां खुशहाली हो, जहां शांति हो, जहां सभी साक्षर हों, जहां सभी स्वस्थ हों और जहां सबका भविष्य उज्जवल हो। साथ ही 7 सूत्रों पर मनमोहन सिंह ने जोर दिया। 7 ऐसे सेक्टर चुने हैं जिन पर खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। ये हैं कृषि, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शहरी इलाकों का सुधार तथा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारे 7 सूत्र हैं। ये वो दौर था जब देश करीब 8% की विकास दर के सहारे आगे बढ़ रहा था। मनमोहन सिंह भी जानते थे कि विकास दर को कायम रखना है तो ऊर्जा के क्षेत्र पर खास ध्यान देना होगा। पीएम ने तब कहा था कि उनका इरादा देश में बिजली उत्पादन को 1.5 लाख मेगावाट तक पहुंचाना है। इसमें से 40,000 मेगावाट बिजली परमाणु बिजली घरों से पैदा किए जाने का लक्ष्य रखा गया। हमें अगले 10 सालों में पानी और कोयले से 1.5 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने के अलावा 40,000 मेगावाट परमाणु बिजली की पैदावार होने की भी उम्मीद है। लेकिन यह घोषणा चिराग तले अंधेरा ही साबित हुई। अमेरिका से परमाणु करार होने के बाद भी महाराष्ट्र और हरियाणा में परमाणु बिजली घरों के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध होता रहा, तो बंगाल में परमाणु बिजली घर के लिए जमीन देने से ही राज्य सरकार ने मना कर दिया। कोयले की खदानों को लेकर बवाल मचा तो सरकार ने सारा काम ही रोक दिया। नतीजा ये कि आज देश में 20,000 मेगावाट की क्षमता वाले बिजली घर कोयला या गैस की आपूर्ति न होने के कारण बंद हैं। 2004 में यह सरकार आई, 2008 में परमाणु संधि पूरी हो गई और उसके 5 साल बाद तक आप क्यों नहीं लगा पाए नए प्रोजेक्ट्स? अचरज की बात यह है, अमेरिका जिसने संधि में भारत की बहुत मदद की, उनके कोई प्रोजेक्ट अभी तक लग नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बुनियादी रिफॉर्म्स जो चाहिए, लायबिलिटी
वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब के जो रिफॉर्म्स है वो पूरा नहीं कर पाए। दूसरी तरफ आप लोगों को मना नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लगना था, वहां पर कई सारे प्रोटेस्ट हुए। तमिलनाडु में भरकम प्रोटेस्ट हुई है। आप लोगों को साथ ले नहीं जा पा रहे हैं और लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं कि ये बिजली का प्रोजेक्ट है, इससे आपकी उन्नति होगी, देश की उन्नति होगी। क्या बिजली का वादा पूरा हुआ? प्रधानमंत्री फेल या पास? सभी 5 विशेषज्ञों की राय में पीएम फेल। बिजली के मुद्दे पर तो जो 5 विशेषज्ञ थे उनका मानना है कि प्रधानमंत्री फेल हुए हैं। मनरेगा की आइए बात करते हैं। मनरेगा यानी गरीब मजदूर किसानों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी। क्या गरीब मजदूरों को काम करने की गारंटी मिली? हमने ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लागू किया है। इस कानून के तहत चल रहे प्रोग्रामों में अब तक 2 करोड़ से अधिक परिवार शामिल किए गए। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट यानी गरीब मजदूर किसानों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी। इसके बल पर कांग्रेस 2009 में लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। मनरेगा पर अब तक केंद्र सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है। पर हाल ही में मनरेगा पर आई सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि किस तरह मनरेगा में पैसों की लूट मची है। फर्जी जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं, मशीनों से काम करवाया जा रहा है, फर्जी कंपनियां बनाकर कागजों में सामान की सप्लाई दिखाई जा रही है, मजदूरों को मजदूरी कम और देरी से दी जा रही है। हैरानी की बात है कि 100 दिन का काम सिर्फ 4% लोगों को ही मिल सका है। 2009 का लोकसभा का चुनाव था, उससे कांग्रेस को उसको जो था अपनी जो संख्या थी जो 206 तक पहुंचाने में लोकसभा के जो सदस्य थे उसमें कांग्रेस को ताकत मिली। तो मनरेगा एक सरकार की कामयाबी है और उसमें सरकार पूरे तरीके से पास होती है। लागू किया जा रहा है और खास तौर से जिन कामों के लिए ये योजना चलाई जा रही है वो अपर्याप्त हैं। देश में जितने बेरोजगार हैं और जितने लोग हैं या इस योजना में जितने लोग आ रहे हैं उन सब को उतने कामों में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकेगा। तो कुछ न कुछ नए किस्म के काम सोचने की भी जरूरत है। रिपोर्ट आनी शुरू हुई, उसमें जो लीकेजेस हैं उनकी चर्चा, उनके जो तथ्य सामने आने शुरू हुए, उसकी कमियों की बातें उजागर होने लगी। उससे सचमुच कितने लोगों को, कितने प्रतिशत लोगों को जो लक्षित समूह थे उनको और कितना उनको फ़ायदा हुआ, इससे कुछ स्थायी असेट बने कि नहीं गाँव के स्तरों पर और ग्रामीण भारत में, ये बहुत बड़े प्रश्न हैं। क्या मनरेगा कामयाब है? प्रधानमंत्री फेल या पास? 5 विशेषज्ञों में से 3 की राय में पास और 2 की राय में फेल। बहुमत के आधार पर पीएम पास। और अब बात करते हैं सूचना के अधिकार कानून की। सूचना के अधिकार कानून के रूप में देश को मिला भ्रष्टाचार से लड़ने का एक बड़ा हथियार। आरटीआई को मनमोहन सरकार की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है, पर हाल के समय में इसके साथ भी घालमेल की कोशिश की गई है। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना होगा। सूचना का अधिकार कानून इसकी ओर एक बड़ा कदम है। मैं चाहता हूं कि उसका पूरा लाभ सभी नागरिक उठाएं ताकि सरकारी कामकाज बेहतर ढंग से चल सके। सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सोनिया गांधी को सूचना के अधिकार का महत्व बताया। सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह सरकार पर दबाव डाला और देश को मिला सूचना का अधिकार। कहा जाता है कि 2G घोटाला, CWG घोटाला और कोयला घोटाले पर सूचना के अधिकार के तहत सामने आई अन्य जानकारियों के चलते सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। सरकार ने सूचना के अधिकार कानून में कुछ बदलाव भी करने की कोशिश की ताकि इसकी धार को कुंद किया जा सके। सूचना के अधिकार को लेकर सभी दल कितने संजीदा हैं, इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि मुख्य सूचना आयुक्त ने राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने की बात की तो सभी दल इसके खिलाफ एकजुट हो गए। सरकार ने संशोधन बिल संसद में रख दिया
जिसमें राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया है। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये, और शायद एक अकेली उपलब्धि है जिससे सीधे तौर पर लोगों को फायदा हुआ है, लोगों के समझ में आ रही है कि सरकार कैसे चलती है। और इसको मैं 9 मार्क दूंगा, और इसलिए 1 मार्क कम दे रहा हूं क्योंकि यह सरकार इस बिल को डाइल्यूट करने के चक्कर में फंसी हुई है। और सरकार की सफलता इस मायने में है कि उसने ये अधिकार दिया, और दूसरा ये है कि जो बहुत डर दिखाया जा रहा था कि गवर्नमेंट की सारी सीक्रेसी बाहर आ जाएगी और जो टॉप सीक्रेट फाइल्स हैं उनकी जानकारी बाहर आ जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, या वो सूचनाएं बाहर आने से कोई ऐसा हंगामा खड़ा नहीं हुआ। लेकिन अब ये जरूर लग रहा है कि कुछ चीजों में सरकार सूचना देने से डर रही है। क्या सूचना का अधिकार कामयाब रहा? प्रधानमंत्री फेल या पास? सभी 5 विशेषज्ञों की राय में पीएम पास। प्रधानमंत्री ने भूमि अधिग्रहण कानून का भरोसा दिया था, पर अब तक ये कानून नहीं बन पाया है। भूमि अधिग्रहण कानून नहीं बन पाने की वजह से लाखों करोड़ की विकास परियोजनाएं अटकी पड़ी हैं। पिछले कुछ सालों में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का गुस्सा उबाल पर है। इस गुस्से को अपनी तरह से राहुल गांधी ने भुनाने की कोशिश की जब उन्होंने भट्टा परसौल से अलीगढ़ तक पदयात्रा की। सरकार ने आखिरकार 1894 के पुराने एक्ट में संशोधन करने का फैसला लिया। इसमें किसानों को उचित मुआवजा देने, 80% किसानों की सहमति लेने, रोजगार की व्यवस्था करने, जमीन का 5 सालों में उपयोग नहीं होने पर किसान को वापस जमीन देने जैसी व्यवस्था की गई है। इस बिल को अंतिम रूप देने में मनमोहन सिंह सरकार ने 5 साल लगा दिए। सूचना का अधिकार जो है सरकार को उसने भी बहुत फायदा पहुंचाया है, क्योंकि सूचना का अधिकार एक नया आया था, उससे सिविल सोसाइटी का पूरा मूवमेंट देश में उभरा और ऐसा लगा कि सरकार ट्रांसपेरेंसी चाहती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सूचना का अधिकार जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गया, और जिस तरीके से अभी ये आप और दूसरी तरह का अन्ना हजारे ने जो मूवमेंट चलाया, तो इसमें जो है मनमोहन सिंह ने जो वादा किया था उसमें मनमोहन सिंह पास तो हुए लेकिन बहुत अच्छे नंबरों से नहीं। ये जो अधिग्रहण बिल है इसको लागू अगर आप नहीं करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है पूरी देश की ये रुका हुआ है, और हर स्टेट, हर जगह, हर इंडस्ट्री चाहते हैं कि हमारे देश में एक यूनिफॉर्म एक बिल हम लागू करें। भूमि अधिग्रहण कानून का क्या हुआ? प्रधानमंत्री फेल या पास? सभी 5 विशेषज्ञों की राय में पीएम फेल। सरकार भोजन की गारंटी बिल को गेम चेंजर मान रही है। लंबे वादे के बाद चुनाव के करीब भोजन की गारंटी बिल संसद में पेश किया गया है, पर अभी भी इसके पास होने का इंतजार है। हमारा वादा है कि हम एक खाद्य सुरक्षा कानून बनाएंगे जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर परिवार को हर महीने एक निश्चित मात्रा में रियायती दरों पर अनाज दिया जाएगा। दो 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट लाने का वायदा सोनिया गांधी ने किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगले 1.5 साल तक बिल का ड्राफ्ट तक नहीं बन सका। अगले 2 साल तक ये बिल मंत्रियों के समूह की बैठक में झूलता रहा। आखिरकार सरकार पहले अध्यादेश लाई और फिर मौजूदा मॉनसून सत्र में बिल लोकसभा में रख दिया गया है। देश की 67% आबादी को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाएगा। राहुल गांधी तो इस बिल को गेम चेंजिंग आइडिया बताते रहे हैं।
भोजन का अधिकार जो है वो अभी एक अच्छी सोच है और उसमें बड़े जनता को ख्वाब दिखाए गए हैं और उससे मुझे लगता है कि बड़े व्यापक राजनीतिक लाभ होंगे। जो अभी आने वाला चुनाव हो रहा है उसमें भोजन के अधिकार को लेकर के खासतौर से गरीब और दूर दराज के इलाकों में कांग्रेस को वोट अच्छे मिलेंगे। बाद में जब चुनाव आ गए हैं तो उस समय नारा लगाने के लिए, एजेंडा फिक्स करने के लिए कांग्रेस इसको इशू किया है। लेकिन अगर ये कांग्रेस अगर इतना इच्छुक होते तो ये ऑर्डिनेंस यूपीए 1 में ले आ सकते थे। अगर कन्विक्शन ही है तो इतना बिलेटेड कन्विक्शन, फिर भी मैं कहूंगा कि बेटर लेट देन नेवर। क्या लोगों को भोजन की गारंटी मिली? प्रधानमंत्री फेल या पास? 5 विशेषज्ञों में 1 की राय में फेल और 4 की राय में पास। बहुमत के आधार पर पीएम पास। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वादा किया था कि हर रोज 20 किलोमीटर हाईवे बनेगा। क्या पीएम का ये वादा पूरा हुआ? सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ने रोजाना 20 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। रोज 20 किलोमीटर हाईवे बनाने का वादा था, लेकिन पिछले 4 सालों में सिर्फ कागजों पर ही इतनी लंबाई में सड़क बन रही है। 2009-10 और 2010-11 में तो रोज 5 किलोमीटर से भी कम सड़क बनी। लेकिन मौजूदा वित्तीय वर्ष 2013-14 में जून तक हाईवे के निर्माण की रफ्तार रोज 13 किलोमीटर ही रही है। चिंता की बात है कि जमीन नहीं मिलने की वजह से 52 हाईवे अटके पड़े हैं। पीपीपी के तहत बोली लगाने वाली कंपनियां सामने नहीं आ रही हैं और आर्थिक मंदी के चलते बड़े डेवलपर्स भी पीछे हट गए हैं। इन रास्तों के न बनने से बहुत बड़ा नुकसान कनेक्टिविटी का होता है, क्योंकि कनेक्टिविटी से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि 3 सबसे बड़े रास्ते जो देश में हाईवे प्रोजेक्ट बनने थे, उन तीनों में जो प्राइवेट ऑपरेटर है वो विड्रॉ कर गया है। क्यों विड्रॉ कर गया? इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इसको समझना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स है। इंप्लीमेंटेशन सिर्फ कितना किलोमीटर आप बढ़ा रहे हैं वो नहीं है, आपका एग्जिस्टिंग जो रोड है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके जो मेंटेनेंस है, उसका जो जमीनी हकीकत है वो हम देख रहे हैं। तो उसमें मुझे लगता है कभी कभी हम लोग हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का ही हम लोग उनके जो इंपॉर्टेंस है वो हम नहीं समझते हैं। देखिए, हाईवेज के मामले में सरकार जो है बिल्कुल फेल है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी बातें कही थी, बड़े बड़े वादे किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन नहीं हुआ है। उसमें तमाम तरह के विवाद जुड़े हुए हैं। सरकार की खुद जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो नेशनल हाईवे कॉर्पोरेशन है, उनके आपस में बीच में झगड़े बहुत चल रहे हैं। मंत्रालयों के बीच में जो है समन्वय की स्थिति नहीं है। हाईवे बनाने का क्या हुआ? प्रधानमंत्री फेल या पास? 4 विशेषज्ञों की राय में पीएम फेल, जबकि 1 की राय में पीएम पास। बहुमत के आधार पर पीएम फेल। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश को मिलेगा लोकपाल कानून। क्या पीएम ने अपना वादा पूरा किया? कुछ पदों पर होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम एक स्वतंत्र और मजबूत लोकपाल चाहते हैं। इसके लिए हमने हाल ही में संसद में एक बिल पेश किया। अब केवल संसद ही ये फैसला कर सकती है कि किस तरह का लोकपाल कानून बनाया जाना चाहिए। लोकपाल और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाला बिल। चूंकि पूरे देश में अन्ना हजारे के आंदोलन की हवा थी, लोकपाल बनाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की मांग पूरे देश भर से उठ रही थी। जनता सड़कों पर थी और अन्ना आमरण अनशन पर। लिहाजा प्रधानमंत्री का 15 अगस्त 2011 के भाषण में इस मुद्दे पर खासा जोर दिया गया। संसद ये फैसला कर सकती है
आज हकीकत ये है कि सरकार ने एक बेहद कमजोर लोकपाल का बिल लोकसभा में तो जैसे तैसे पास करवा लिया, लेकिन राज्यसभा में ये बिल अटक गया। सरकार भ्रष्टाचार के मामले में बिल्कुल संवेदनशील नजर नहीं आती है और जिस तरीके से रॉबर्ट वड्रा और तमाम विवाद उभर के बार बार सामने आ रहे हैं, उससे सरकार बहुत कमजोर और कटघरे में खड़ी हुई नजर आती है। लोकपाल बिल का क्या हुआ? प्रधानमंत्री फेल या पास? 3 विशेषज्ञों की राय में पीएम फेल और 2 की राय में पास। बहुमत के आधार पर पीएम फेल। और अब बात करते हैं शिक्षा के अधिकार की। बच्चों को मिला शिक्षा का अधिकार, पर क्या वाकई में बच्चों को शिक्षा मिल रही है? सरकार ने शिक्षा के अधिकार का कानून लागू किया है, जिससे हर भारतीय को देश की आर्थिक प्रगति का लाभ उठाने और इसमें योगदान देने में मदद मिलेगी। मनमोहन सरकार ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का अधिकार योजना लागू की। इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाया जा रहा है। वैसे तो जमीनी स्तर पर इस योजना में कई खामियों की शिकायतें आती रही हैं, लेकिन सरकार की हालिया रिपोर्ट में इसके कसीदे पढ़े गए हैं। सरकार का दावा है कि योजना शुरू होने के बाद से बच्चों के एनरोलमेंट में 1 करोड़ का इजाफा हुआ। मनमोहन सिंह सरकार ने शिक्षा का अधिकार भी एक उनकी जो बड़ी गेम चेंजर होते हैं, जो एक अच्छा सुखद एहसास दिलाने वाला प्रोजेक्ट है, वो बात उन्होंने कही थी और करा भी है, लेकिन जनता के बीच में इतना उसका व्यापक अभी तक फायदा नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे समस्याएं खड़ी होती नजर आ रही है। क्या बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला? प्रधानमंत्री फेल या पास? 5 विशेषज्ञों में से 3 की राय में पीएम पास, जबकि 2 की राय में पीएम फेल। बहुमत के आधार पर पीएम पास। प्रधानमंत्री ने महंगाई कम करने के कई बार वादे किए, पर महंगाई है कि कम हो नहीं रही है। ये देखते हैं इस पर पास है या फेल मनमोहन सिंह। हमें महंगाई पर भी काबू रखना है। इसमें थोड़ी मुश्किल खराब मॉनसून की वजह से आएगी, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए हमने कई उपाय किए हैं। आंकड़े बताते हैं कि महंगाई ने किस तरह पूरे देश के लोगों की हालत पतली कर रखी है। 2004 में जो आटा 10 रुपए किलो बिकता था, आज वो 25 रुपए किलो है। 2004 में चीनी 14 रुपए मिलती थी, आज चीनी 45 रुपए किलो मिलती है। दूध 15 रुपए लीटर मिलता था, आज 42 रुपए लीटर मिलता है। गैस का एक सिलेंडर 2004 में 262 रुपए का होता था, आज उसके लिए 802 रुपए देने पड़ते हैं। मतलब कोई दाल ऐसा नहीं है जो 100 रुपए के नीचे नहीं है, मिल रहा है आपको। तो इस तरह के जो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट और जो डेफिसिट मैनेजमेंट में जो इनकी नाकामियां हैं, वो सीधे तौर पर इकोनॉमिक ग्रोथ पर आकर दिखाई दे रही है। और जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जाता है, तो ये जो कारण है ये और बड़े होते जा रहे हैं। क्या महंगाई से लोगों को राहत मिली? प्रधानमंत्री फेल या पास? सभी 5 विशेषज्ञों की राय में पीएम फेल।